Okay, beta. So, after this isomerism wala part, which is the reaction mechanisms wala part, sorry, and the next part is basically the reaction mechanism. So, let's talk about the organic reactions. अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ही इसे बना रहा हूँ, तो इसलिए जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ताकि ये पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए, एंड देन फिर लिख लेगा। ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। It could be a addition reaction. It could be a elimination reaction. Elimination का मतलब पूरा मॉलिक्यूल eliminate हो जाता है। ठीक है। It could be a acid base reaction, or it could be a redox reaction in which you have a oxidation reduction taking place. ठीक है। So these are the main categories of the organic reaction: substitution, addition, elimination, acid base reaction, and redox reaction। ठीक है। To identify the substitution reaction, एक बात याद रखिएगा, in substitution you have two reactants and you have two products। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, in a substitution reaction we always have two reactants and two products। In a addition reaction you have two reactants and a single product। Elimination reaction में you have a single reactant and you have two products। ठीक है। तो एडिशन में तो देखो क्वाइट ऑब्वियस है ना कि यू शुड हैव टू रिएक्टेंट्स एंड दोज रिएक्टेंट आर एडेड अप टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन्स में ऐड करते हैं, ठीक है, तो एल्कीन प्लस वाटर इज द रिएक्टेंट एंड द अल्कोहल इज द प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर इट्स अ सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, और elimination reaction। ठीक है। तो let's move forward। There are three subcategories of substitution reaction depending on कि आपके पास क्या reactant जो है वो use हो रहा है। सही है। So the first one is basically called free radical substitution। Second one is called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक क्या है मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है। And the last one is called electrophilic substitution। Electrophilic substitution। ठीक है। In a similar way, the addition reaction is divided into two categories। The first one is called electrophilic addition, and the second one is called nucleophilic addition। ठीक है बेटा, यहां तक इसे कॉपी कर लीजिए, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू फर्दर ऐड समथिंग इन दिस वन।
ठीक है बेटा। Now, identify the free radical substitution, ये याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल सिर्फ एल्केन्स में होती है, ठीक है। ओनली एल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके पास अल्कोहल्स में होती है और हैलोजिनो एल्केन्स में, जिसमें क्लोरीन वगैरह होता है, ठीक है। न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए you should have a benzene ring present. It is in a benzene ring. In a similar way, electrophilic addition एल्कीन में होती है एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है एल्डिहाइड में और कीटोन में, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। देखिए, इफ यू हैव अ केमिकल रिएक्शन इन विच यू हैव टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, in a chemical reaction, if you have two reactants and two products are present, and if one of the reactant is an alkane, so it has to be a free radical substitution. And if the reactant is not alkane, it is halogenoalkane, then it is basically a nucleophilic substitution. In a similar way, अगर बेंजीन रिंग हो, जो कि होगा नहीं, बिकॉज बेंजीन इज अ पार्ट ऑफ आर A2 सिलेबस, सो वी हैव डोंट हैव टू डू अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम सिर्फ चार मैकेनिज्म करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल या हैलोजेनो एल्केन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड या कीटोन में। तो इनको याद रखना कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं है। इन अ सिमिलर वे, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसका कोई मैकेनिज्म हमें नहीं करना, दिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन अल्कोहल्स एंड हैलोएल्केन्स या हैलोजेनो एल्केन्स, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास अल्कोहल में होता है और एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। अच्छा चलो देखो, आगे जाके डिटेल में इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज पे हमें याद रखने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ठीक है। इफ यू हैव टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एन एल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अगर एल्केन ना हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दो रिएक्टेंट हो, दो प्रोडक्ट हो, और अगर रिएक्टेंट एल्केन हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन ना हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इफ यू हैव टू रिएक्टेंट्स एंड अ सिंगल प्रोडक्ट, और अगर रिएक्टेंट एल्कीन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्टेंट एल्केन हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह इनको पहचानना इंतहाई आसान है। लेट्स सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इफ आई आस्क यू कि जनाब, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, सो देखिए, इट ऑल दीज आर द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। So this is electrophilic addition, electrophilic addition, electrophilic addition because the reactant is an alkene. This is the one in which you have two reactant in a single product, and the reactant is not an alkene, so this is not an electrophilic addition. ठीक है, clear? In a similar way, if I give you another chemical reaction, and if I ask you, जनाब ये reaction कौन सा है? Let me just find out the reaction first. Okay, this is the one. So the first one, single reactant, two product. So it is the elimination reaction. Second reaction B, two reactant and a single product. Addition hai and the reactant is an alkene, so it is an electrophilic addition reaction. सही है, this is an electrophilic addition reaction. C reaction की तरफ जाते हैं।
You have two reactants and two product, and the reactant is not an alkane, not an alkane. So this is nucleophilic substitution. डी की तरफ जाते हैं, ठीक है. टू रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इज एन एल्केन, सो इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई the type of reaction. If you have two reactant, two product, and the reactant is an alkane, then it's a free radical. अगर alkane ना हो तो nucleophilic. टू रिएक्टेंट यानी दो रिएक्टेंट हो और सिंगल प्रोडक्ट हो तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट एल्केन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. अगर रिएक्टेंट एल्कीन हो तो आपके सॉरी अगर रिएक्टेंट एल्कीन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर रिएक्टेंट एल्कीन ना हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बात और एडिशनल लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमेशा आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद होता है. तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन all these organic compounds. ठीक है बेटा, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स. देखें यहाँ मैंने टर्म यूज की है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है. आई यूज दोस टर्म्स. तो हम काम ये करते हैं कि लेट्स आइडेंटिफाई कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं. पहले हम उन्हें समझ लेते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ fission. Type of fission का मतलब the types by which a covalent bond can break. ठीक है. fission का मतलब यहाँ पर fission term का मतलब मैं यूज कर रहा हूँ breaking of a bond. जहां बात समझ ना आए प्लीज अनम्यूट करके एंड यू कैन आस्क मी टू रिपीट और टू एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, fission. There are two types of fission processes take place. The first one is called homolytic fission. ठीक है. होमोलिटिक फिजन में याद रखिएगा दिस इज बेसिकली द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन विच इट, बल्कि हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज द इक्वल ब्रेकिंग breaking of a covalent bond in which free radicals are formed. ठीक है. एंड दैट्स नॉर्मली टेक प्लेस इन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड. ये नॉर्मली नॉन पोलर कंपाउंड्स में होती है. ठीक है. होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस इन अ नॉन पोलर कंपाउंड. ठीक है. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. देखो, अगर मैकेनिज्म्स में द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय एरो, ठीक है, तो अगर मैं एक हाफ हेडेड एरो बनाऊंगा तो इट मींस दैट द वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. इन इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल हेडेड एरो, इसका मतलब दिस इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. ठीक है. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड. दीज आर कॉल्ड कर्ली एरोस. ठीक है. कर्ली एरोस से हम रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. सो लेट्स से देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू क्लोरीन एटम. ठीक है. नाउ if this bond break, obviously chlorine is a typical non-polar molecule. दोनों क्लोरीन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे. ठीक है. और you will get two chlorine atoms, and these chlorine atoms are basically called free radicals.
ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्री रेडिकल एटम्स ही होते हैं, ठीक है, इनपे कोई चार्ज नहीं होता, बट द कंडीशन इज दे कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम और a molecule with one unpaired electron in its outermost shell. ओके, आउटर शेल में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। देखिए जनाब, होमोलिटिक फिशन, द इक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। सही है, तो ये तो इक्वल ब्रेकिंग हुई, कैसे हुई? दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। सवाल ये है कि द फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन का हो या किसी और का हो, इट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, ठीक है। क्या करते हैं? उस एटम के सिंबल के साथ एक डॉट प्लेस कर देते हैं, और इस डॉट का मतलब होता है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस डॉट का मतलब होता है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दे एटम्स ही होते हैं विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोरीन फ्री रेडिकल। व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्लोरीन? 17, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2, 3p5, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो अगर मैं इस आउटर मोस्ट सबशेल की बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा, so p orbital have three subatomic orbital. How many electron I have to fill? One electron, two electron, three electron, four electron, and five electron. You can clearly see that this contain one unpaired electron. ये क्या है? Unpaired electron. इसीलिए atom of chlorine is basically represented by in a form of a free radical. इसी unpaired electron को हम अलग से शो करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन ना इसने गेन किया है, ना इसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ठीक है, बट इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर represented by a dot, ठीक है। Free radicals are very reactive due to the presence of unpaired electron. Free radicals are very reactive due to the presence of unpaired electron. That's why chlorine always exists as a diatomic molecule. इसीलिए क्लोरीन हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन अ फॉर्म ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। सो आप इसको सब नॉर्मल एरो भी बना सकते हैं। नॉर्मली हाफ एडेड एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इफ यू रिमेंबर, लेकिन कैम्ब्रिज कभी कभी नॉर्मल एरो से भी रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। तो की पॉइंट यह है कि होमोलिटिक फिशन, द इक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन विच द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। फ्री रेडिकल्स आर any a free radical is any atom or a molecule which contain one unpaired electron, and due to the presence of unpaired electron, free radicals are very reactive. तो अगर आप Cl नॉर्मल क्लोरीन लिख रहे हैं, तो नॉर्मल क्लोरीन एटम का मतलब भी फ्री रेडिकल ही होता है, बट इन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म वी नॉर्मली रिप्रेजेंटेड इट बाय Cl डॉट। डॉट का मतलब होता है दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ 3p z एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी जगह पर कोई भी ऐसा एटम हो सकता है क्लोरीन की जगह जिसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन एटम कैन एक्ट एज अ फ्री रेडिकल, क्योंकि हाइड्रोजन, अगर सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, इट कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो यहां तक मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई। फ्री रेडिकल्स आर दी एटम ऑफ, देखो क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ होता तो उस पे चार्ज आता -1,
Cl नेगेटिव बन जाता। इफ इट रिलीज वन इलेक्ट्रॉन तो उस पे चार्ज आता +1, वो Cl पॉजिटिव बन जाता। बट Cl डॉट का मतलब है इट इज एन एटम ऑफ क्लोरीन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। No, sir. Okay, good. So these are the free radicals, equal breaking. एग्जाम में वो टाइप ऑफ फिजन आपसे पूछ सकता है, टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, तो आप बोलेंगे होमोलिटिक फिजन, इट इज अ इक्वल ब्रेकिंग। तो अगर इक्वल ब्रेकिंग होती है तो इट मींस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एज वेल। दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन। This is called heterolytic fission, and this heterolytic fission normally takes place in a polar molecules. ठीक है, पोलर कंपाउंड्स या पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। क्लियर? अच्छा देखिए, बहुत आसान सी बात है, आपको समझाता हूं। इफ यू हैव HCl, if you have a hydrogen and chlorine bond, and we know that this bond is a typical polar covalent bond, partial negative, partial positive. When you break this bond, होता क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। So chlorine take both of these electron. Keep an eye on the arrow. I am showing the shifting of both of these electron that are present in a covalent bonding. अब एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का अपना है, इस कोवलेंट बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन H का भी ये अपने पास ले जाता है, तो H बिकम H पॉजिटिव और दूसरा बन जाता है Cl नेगेटिव। H positive and Cl negative. Now, this H positive ion, ये जो आपके पास बना है, इस H positive को आयन को हम क्या कहते हैं, कैटाइन, एंड द नेगेटिव आयन इज फॉर्म एन एनाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कैटाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है E पॉजिटिव से। सो इफ यू रिमेंबर द सिंबल E पॉजिटिव, तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इन अ सिमिलर वे, द नेगेटिव आयन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को हम Nu नेगेटिव, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स E पॉजिटिव हैव अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव, ठीक है, एनी पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनी पॉजिटिवली चार्ज आयन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, एंड यूजुअली मोस्टली दे हैव पॉजिटिव चार्ज। एनी एटम कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्लियर। और की पॉइंट ये है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोफाइल need both bonding electrons फ्रॉम कार्बन। अब बात समझ में आने वाली है, देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बन के साथ बॉन्डिंग के लिए आएगा ना, तो एज इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कार्बन। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए जहन में कि क्या ये एक डेटिव बॉन्डिंग है, क्योंकि डेटिव बॉन्डिंग में ये होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है दूसरा अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है कोई एक सिंगल एटम, तो फॉर द टाइम बीइंग वो प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए डेटिव बॉन्डिंग से। बस ये बात याद रखिएगा कि जब भी ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के पास आएगा, तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए उसके साथ कार्बन के पास होंगे, कार्बन उन इलेक्ट्रॉन से उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, विच इज अ नॉर्मल टिपिकल कोवलेंट बॉन्ड, नॉट डेटिव बॉन्डिंग। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग
और डेटिव बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटिव बॉन्डिंग का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? सही है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। की पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय कार्बन। इन अ सिमिलर वे, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। Nu negative. Nucleophile, atom or molecule with lone pair of electron or negative charge। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की मेन कंडीशन क्या है? कि न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज भी हो तो चल जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ लोन पेयर है, जैसे NH3 अमोनिया कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल है लेकिन इनके पास लोन पेयर है तो दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन क्या है? लोन पेयर होना चाहिए। क्लियर? और न्यूक्लियोफाइल डू नॉट नीड कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अपने दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, तो आई होप के आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की टर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव आइन एंड अ नेगेटिव आइन, बट इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी कॉल देम इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, on the basis of these electrophile and nucleophile, the mechanism is named either a electrophilic substitution, nucleophilic substitution, electrophilic addition and nucleophilic addition। यानी अगर फर्स्ट स्टेप में कोई पॉजिटिवली चार्ज आइन एड अप हो रहा है तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप में कोई नेगेटिवली चार्ज आइन एड अप हो रहा है तो इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस बेसिस पे इन मैकेनिज्म्स के नाम। क्लियर? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिएक्शन मैकेनिज्म्स। And the first reaction mechanism is basically the free radical substitution। मैं उस ऑर्डर में आपको कराऊंगा जिस ऑर्डर में आप ओ लेवल से रिएक्शंस कर कर आए। ठीक है बेटा, तो द फर्स्ट वन इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सॉरी और आपको पता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ओनली टेक्स प्लेस इन एल्केन्स। ठीक है, एंड द एग्जांपल इज क्वाइट सिंपल, CH4 प्लस Cl2 in the presence of a UV light or sunlight, you know this reaction, ठीक है, forming CH3Cl plus HCl। All these are the gases। ठीक है, this is the free radical one example। You know that one by one all these hydrogen can be substituted until only CCl is formed, लेकिन हम वो alkane में उसकी बात करेंगे। Let's talk about the mechanism, and this is a mechanism of free radical substitution। So I'm just giving you the mechanism of for the substitution of one hydrogen। ठीक है, यू कैन रिपीट इट। मैं एक पॉइंट आएगा जहां आपको बताऊंगा कि इफ यू हैव टू राइट इट फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड हाइड्रोजन तो किस तरह लिखना है एंड सो ऑन। क्लियर? मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप।
यानी दिस इज अ स्टेप एट विच द रिएक्शन स्टार्ट। ठीक है। इनिशिएशन स्टेप में इट्स ऑलवेज सेम, चाहे जो भी आपके पास एल्कीन हो, द इनिशिएशन स्टेप इज ऑलवेज सेम। द क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड break with the UV light and you will get two at free radicals of chlorine। ठीक है। और ये फ्री रेडिकल कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, विल गेट टू फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। सही है। सो फर्स्ट स्टेप इज कॉमन नो मैटर एग्जाम्पल में जो भी एल्केन यूज किया हो, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सेकेंड वन इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपगेशन का मतलब नाउ द रिएक्शन कीप प्रोपगेटिंग, चलता रहेगा। प्रोपगेशन स्टेप में हमेशा फ्री रेडिकल अटैक करता है एल्केन मॉलिक्यूल पे। सही है। दिस इज द क्लोरीन फ्री रेडिकल। चाहे तो क्लोरीन के बाकी के लोन पेयर भी आप बना सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव Cl फ्री रेडिकल का आएगा, एंड दे विल फॉर्म HCl मॉलिक्यूल। H और Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, HCl बन गया। और कार्बन का के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एंड थ्री हाइड्रोजन्स आर ऑलरेडी देयर। नाउ लुक एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जरा अच्छे तरीके से देखिए। लेकिन क्या हुआ, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन थे इस कोवलेंट बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है। दिस बॉन्ड ब्रेक फ्रॉम हियर, द वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड गोज टू कार्बन, और ये बन गया कार्बन का फ्री रेडिकल। दो हाइड्रो थ्री हाइड्रोजन आर ऑलरेडी देयर, हमने ऐसे ही लिखे रहे। H विद वन इलेक्ट्रॉन, Cl विद वन इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने लाए और HCl बना लिया। वन प्रोडक्ट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है। प्रोपगेशन स्टेप में एक और स्टेप आता है। नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल, ये कहलाता है मिथाइल फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक ऑन अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन गया। ठीक है। कार्बन एंड Cl बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन्स आर ऑलरेडी देयर। अब बचेगा क्या, बचेगा ये वाला क्लोरीन का फ्री रेडिकल। सो याद रखिएगा प्रोपगेशन स्टेप में इट्स ऑलवेज अ फ्री रेडिकल अटैक ऑन अ मॉलिक्यूल। तो देखिए यहां पर इस फ्री रेडिकल ने इस मॉलिक्यूल पे अटैक किया, ऑलवेज फ्रॉम अ मॉलिक्यूल एंड अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ने मॉलिक्यूल पे अटैक किया, एक मॉलिक्यूल बना और एक फ्री रेडिकल बना। अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास यहां पर बन गई। दिस इज कॉल्ड क्लोरो मीथेन। ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लोरो मीथेन। अब ये रिएक्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अनटिल अनलेस इट गेट टर्मिनेटेड। अब देखिए अगर एट दिस स्टेज अगर आपको सेकंड कार्बन की सब्स्टिट्यूशन दिखा सेकंड हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन दिखानी हो तो आप ये दो लाइनें दोबारा लिखेंगे। ठीक है। और अगर आपको सेकंड हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन दिखानी है, यानी आपको CH2Cl2 बनाना है, तो कॉपी दीज टू स्टेप बैक अगेन, सिर्फ एक किसी एक हाइड्रोजन की जगह पर आप Cl प्लेस कर देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, Cl2H2। सही है। लेकिन मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं, एंड व्हाइल वी डू अब द एल्केन वहां पर हम इसकी फर्दर बात कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट स्टेज इज कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में it's always two free radical join together to make a product. So yes, if this methyl free radical अगर ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करने के बजाय किसी क्लोरीन एटम के साथ मिल जाए, सॉरी, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करने के बजाय क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए, तो आपके पास प्रोडक्ट तो वही बनेगी।
लेकिन एज यू कैन सी इस स्टेप में कोई फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहा है ना। फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। रिएक्शन प्रोपगेट करता है अनटिल और अनलेस आपके पास फ्री रेडिकल बनते रहें। देखो यहां पर प्रोपगेशन में फ्री रेडिकल मिला, सेकेंड स्टेप में भी यूर गेटिंग वन फ्री रेडिकल। सही है। तो प्रोपगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, लेकिन रिएक्शन टर्मिनेट कब होगा? टर्मिनेट जब होगा जब दो फ्री रेडिकल ज्वाइन होकर कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपके पास मिथाइल का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, विच इज दिस एंड दिस, रेदर देन रिएक्टिंग विद क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये अपने ही किसी मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए। है ना, ये पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव। उनको साथ में जो भी मॉलिक्यूल मिलता है, उनके नेक्स्ट जो भी फ्री रेडिकल होता है वो उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इन दोनों कार्बन्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? इसको हम कहेंगे दिस इज एन ईथेन। ये बात याद रखिएगा कि दिस ईथेन हमारे मेन केमिकल रिएक्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रही। दिस इज आवर मेन केमिकल रिएक्शन, यू कैन सी ईथेन हियर, कहीं भी नजर नहीं आ रही ना। सो दिस ईथेन इज बेसिकली कॉल्ड द ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। ये क्या है? ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा। अब याद रखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करके हम लिखेंगे। इन फ्री रेडिकल substitution, there is always an organic byproduct with double number of carbons, double carbons as compared to reactant alkane. यानी अगर आपके पास जो एल्केन है वो C2H6 है, तो प्रोडक्ट में आपके पास C4H10 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो इनऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट में हमेशा डबल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एमसीक्यूज में ये पूछी जाती है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है, सिर्फ आपने याद रखना है। देखो इनिशिएशन स्टेप हर जगह सेम होगा। ठीक है, नो मैटर वो आपसे जो भी एल्केन पूछ रहा है। प्रोपगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप में आपको दो फ्री रेडिकल को ज्वाइन करना है। टर्मिनेशन स्टेप में आप दो क्लोरीन फ्री रेडिकल को भी ज्वाइन करके टर्मिनेशन लिख सकते हैं, कि आपने बोला कि भाई रेदर देन दीज टू क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक ऑन एल्केन Cl2 बन जाए। सही है। सो दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेशन स्टेप। सो आप ये सारे स्टेप्स टर्मिनेशन में शो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो स्टेप शो करना है वो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का शो करना है, विच इज दिस वन। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसान से मैकेनिज्म है, इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन ओनली इन एल्कीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओनली इन एल्कीन्स। नाउ आई एम राइटिंग डाउन टू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास केमिकल रिएक्शन और एल्कीन में एडिशन हो रही हो X2 टाइप मॉलिक्यूल की, एडिशन ऑफ एनी नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइक
आपके पास मैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन आप करते थे, इसकी तरह एडिशन ऑफ क्लोरीन हो सकती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है। ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी एल्कीन में एडिशन हो रही हो ऑफ HX टाइप मॉलिक्यूल। ये दोनों रिएक्शन आप पढ़कर आए हुए हैं ओ लेवल में। एडिशन ऑफ ब्रोमीन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा। HX टाइप मॉलिक्यूल जैसे आपने ओ लेवल में पढ़ा कि एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बन जाता है। इट कुड बी HCl, इट कुड बी HBr। ठीक है। और दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। ठीक है। द मैकेनिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ X2 टाइप मॉलिक्यूल की, ताकि हमें बात समझ में आए। एडिशन ऑफ X2 टाइप मॉलिक्यूल। और मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि एक्सो टाइप मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। आइदर इट कुड बी एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू मेक एन एल्केन, वट एवर इट इज। ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स की एडिशन का मैकेनिज्म करना हो, देखो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म समझना एक पार्ट है, उसे मेमोराइज करना दूसरा पार्ट है, उसे रिप्रोड्यूस करना इज अ थर्ड पार्ट। ये तीनों स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अभी आप समझ रहे हैं, लुक एट द रिकॉर्डिंग बैक अगेन, दोबारा से समझिए। ठीक है। एंड देन मेमोराइज इट, एंड देन रीराइट इट। एग्जाम में जब भी मैकेनिज्म पूछा जाएगा वो कहेगा यू शुड इंक्लूड द कर्ली एरोज, द लोन पेयर एंड द पार्शियल चार्जेस। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। इस वाले में चूंकि हमें फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट को मेंशन करना होता है, इसलिए हम क्लोरीन के रिमेनिंग लोन पेयर नहीं बनाते, चल जाता है। लेकिन अब से लेके ऑनवर्ड जितने भी मैकेनिज्म होंगे उनमें भी इम्फेसाइज के हम लोन पेयर प्रॉपरली ड्रॉ करें। ठीक है। सो एडिशन की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल of a chemical reaction in which you have H2C double bond CH2। This is an ethene रिएक्शन हो रहा है। Br2 आप लिक्विड ऐड कर रहे हैं और एक्वस ऐड कर रहे हैं, वट एवर इट इज। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है बेटा वो CH2Br। ठीक है। NCH2Br, इसे जिस तरह चाहें आप लिख लीजिए। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन ऐड हो गया। अगर ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो ClCl लिख देंगे, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो CH3 एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सही है। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। मैकेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्टेप। ठीक है। X2 टाइप मॉलिक्यूल के मैकेनिज्म में सिर्फ एक स्टेप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड। जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है आपने उसे डिस्प्लेट फॉर्म में लिखा। वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर। ठीक है। क्लियर। अब जो भी एल्कीन हो, अगर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, इफ इट वुड बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप यहाँ पे एक CH3 लगा देंगे। एंड देन आई होप यू रिमेंबर दिस डायग्राम। जब ये ब्रोमीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के पास आएगा तो इसमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होगी। रिमेम्बर हमने ये कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड पोलराइजेशन में पढ़ा था अपने बॉन्डिंग में। ठीक है। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा किस पे, इस ब्रोमीन पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला ब्रोमीन लेके अलग हो जाएगा। तो इट फॉर्म Br नेगेटिव। ठीक है। तो अलग हो गया। क्लियर। अब आपने इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे ब्रोमीन को ऐड कर देना है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन, 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 एंड दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। देखो, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, ये एक इस ब्रोमीन का था एंड वन फ्रॉम दिस ब्रोमीन। जब ये वाशर नेगेटिव हो गया तो ये ब्रोमीन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला गया और इस पे चार्ज आ गया माइनस नेगेटिव का। नेगेटिव चार्ज इसलिए आया कि एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आया, दैट्स व्हाई इट गेट अ -1 चार्ज। अब दिस इज बी आर पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जब इस कार्बन के पास आएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्डिंग वाले थे इन्हें ब्रेक करके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो पहले कार्बन ने दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के बी आर पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। तो दूसरे कार्बन पे क्या चार्ज आना चाहिए, दूसरे कार्बन पे चार्ज आना चाहिए पॉजिटिव। एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड कार्बो, यानी कार्बन का कैटआइन, यानी पॉजिटिव आइन। तो दिस इज कॉल्ड अ कार्बो कैटाइन। ठीक है। अब इस कार्बो कैटाइन पे यही बी आर नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है। और इस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाएगा और इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, और इसी स्टेप के अगले पार्ट में, द CH H Br HHBr, you will get the dibromo इथेन। ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ X2 टाइप मॉलिक्यूल। अगर आपको इसकी जगह पे एडिशन ऑफ H2 करना हो तो सिर्फ Br को H2 से रिप्लेस, एडिशन ऑफ Cl2 करना हो तो Br को Cl2 से रिप्लेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? सो जस्ट डू सर इट। बोलो बेटा। सर इंड्यूस डायपोल के लिए जरूरी है कि वो ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ HX टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड वन, इसे आप XY टाइप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। एडिशन ऑफ HX टाइप मॉलिक्यूल, यानी अब हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ HBr। तो H2O, HCl और HBr टाइप मॉलिक्यूल की एडिशन की बात हो रही है यहाँ पर, सही है। So I'm just giving an example of a reaction that you already knew from your O levels, which is the addition of water. So H2C double bond CH2, अगर इसमें आप H2O ऐड करेंगे in the presence of, if you remember, H3PO4 catalyst, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 330 डिग्री भी कुछ लोग लिखते हैं इसे। CH3 CH2OH, क्या हुआ, जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड थे उनमें से एक कार्बन पे H जाके ऐड हुआ और एक कार्बन पे OH जाके ऐड हो गया। अगर HCl होता तो प्रोडक्ट बनती CH3 CH2Cl, HBr होता तो प्रोडक्ट बनती CH3 CH2Cl Br। ठीक है। इसके मैकेनिज्म में हमेशा स्टेप वन इज गोइंग टू बी द हेट्रोलिटिक फिजन। तो ये तो मैकेनिज्म के स्टेप वन में सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है। ठीक है। तो स्टेप वन देखते हैं, यू हैव H and you have OH with two lone pair, and this is a polar covalent bond between a water molecule। H और OH का बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। एंड इट फॉर्मिंग H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये नेगेटिव आप ऑक्सीजन पे भी लगा सकते हैं, ओवरऑल भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये ऑक्सीजन के ऊपर ही होता है। ठीक है। तो आप OH नेगेटिव इस तरह लिख सकते हैं। स्टेप टू में ये जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, H है। ठीक है ना, ना दिस पाई बॉन्ड अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विच इज H पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड इज H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे ये H पॉजिटिव जाके ऐड हो जाएगा।
ठीक है, एक कार्बन पे H पॉजिटिव ऐड होगा तो दूसरे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर द टू कार्बन। मैं फर्स्ट लेफ्ट कार्बन पे इस हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं, आप राइट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन द अदर कार्बन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। हम इसे कहेंगे अगेन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। ये क्या बना है? ये कार्बोकैटाइन बन गया। स्टेप 3 दिखा दें या इसी स्टेप में, बल्कि बेहतर ये है कि स्टेप 3 में आप दिखाएं क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। स्टेप 3 में दिस कार्बोकैटाइन H H पे अटैक करेगा OH नेगेटिव, ये वाले नेगेटिव चार्ज के साथ ये अटैक करेगा। कर्ली एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक दिखाया, एंड देन द OH नेगेटिव गेट एडेड अप हियर। H, ये सारे हाइड्रोजन्स अपनी जगह हैं, ये OH नेगेटिव यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा और यू विल गेट दिस अल्कोहल। क्लियर? सो अ वेरी इजी मैकेनिज्म, द ओनली डिफरेंस इज द फर्स्ट स्टेप में हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, ठीक है। अगर ये HCl होगा तो पहले स्टेप में आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएंगे, HBr होगा तो पहले स्टेप में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। सो दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म हमने किया इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही हो टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो उसमें तो हेट्रोलिटिक फिजन हो ही नहीं सकता। Br2 में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव बन जाए। हो सकता है लेकिन इन रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। सो हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसमें इंड्यूस पोलराइजेशन होगी और एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे और Br कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकेट, आप इसको भी दो स्टेप्स में लिख सकते हैं लेकिन टेक्निकली ये इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि एडिशन ऑफ HX टाइप मॉलिक्यूल में यू हैव एल्कीन रिएक्टिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। सो अल्कोहल बन रहा है, पहले हेट्रोलिटिक फिशन होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन बनेगा। Then this pi bond attack on an electrophile forming a carbocation. That's why it is called a electrophilic addition, क्योंकि सबसे पहले अटैक किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल पर हो रहा है। और फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो। देखो एडिशन में पूरा मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फर्स्ट स्टेप में यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह रहे हैं। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होता तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता। जैसे कि मेरा नेक्स्ट मैकेनिज्म है, द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज बेसिकली द थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म, और ये सेकंड लास्ट मैकेनिज्म है जो हमें करना है, विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान है। और उसके बाद हम सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमारे पास होता है एल्डिहाइड में और कीटोन में, ठीक है। हमने पहचाना था ना कि एडिशन में टू रिएक्टेंट एंड अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट एल्कीन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर रिएक्टेंट एल्डिहाइड या कीटोन हो तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो एल्डिहाइड विच इज दिस वन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कीटोन की एक एग्जांपल ये है। अब देखें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में यहां पर भी नॉन पोलर आर ग्रुप और दूसरी तरफ नॉन अनरिएक्टिव एल्काइल चेन और दूसरी तरफ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन एल्डिहाइड में। कीटोन में यहाँ अनरिएक्टेड रिएक्टिव एल्काइल चेन और यहाँ भी अनरिएक्टिव एल्काइल चेन। इन दोनों में दिस इज बेसिकली द रिएक्टिव ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड है, दिस इज बेसिकली द रिएक्टिव ग्रुप। और इस C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। इसीलिए
एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो कहलाती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये मैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स चैप्टर में दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा आपको। ये सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास एस्टर में भी होता है। This C double bond O only also present in in carboxylic acid as well, लेकिन उन दोनों में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में, इन दोनों को कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों कहते हैं कि दे कंटेन रिएक्टिव कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, इन दोनों के अंदर रिएक्टिव कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है, मतलब द कार्बोनाइल कार्बन इटसेल्फ रिएक्ट्स इन and participate in a chemical reaction। तो दोबारा सुनिए। Nucleophilic addition reaction takes place in a carbonyl compounds, and when we talk about the carbonyl compounds, only aldehyde and ketones are called the carbonyl compound, because only aldehyde and ketone contain a reactive C double bond O group, which is called the carbonyl ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, विच इज द कार्बोनाइल ग्रुप, अभी मैंने आपको सिखाया है। इस ग्रुप में एक बात और हमें याद रखनी है कि बेसिकली दिस ग्रुप इज अ पोलर ग्रुप। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ पोलर ग्रुप मौजूद होगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, एंड आई एम टेकिंग अ जर्नल एग्जांपल ऑफ अ एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। हाउ यू कैन टेक द जर्नल एग्जाम्पल, यानी अगर इस एग्जाम्पल को आपको कन्वर्ट करना हो फॉर एन एल्डिहाइड, तो आप यहां पर कार्बन की चेन और यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू राइट सी डबल बॉन्ड ओ इन अ डिस्प्लेड फॉर्म। अगर आपको इसे कीटोन की एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना हो, तो आप दोनों तरफ कार्बन की चेन, जो भी कीटोन की एग्जाम्पल आपको गिवन है वो कार्बन की चेन लगा दीजिएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर इफ आई राइट द जर्नल मैकेनिज्म लाइक दिस। तो मैंने कहा यू हैव अ कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज एल्डिहाइड और अ कीटोन, इट्स रिएक्टिंग विद एन एच सी एन। ठीक है, और एच सी एन में आपके पास सी ओ एच बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी एन, और जो कुछ पहले से लगा हुआ था वो दो जगह पर वैसे ही लगा रहेगा। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इफ इट वुड बी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका रिएक्शन हो रहा है एच सी एन के साथ। कंडीशंस मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में हम लिख लेंगे। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी सी एच थ्री सी एच, ये दोनों चीजें पहले से लगी हुई थी, ये डबल बॉन्ड ओ ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में लग जाएगा सी एन। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी गिव द एग्जांपल। अगर कीटोन की एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो कीटोन की एग्जांपल ले लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस एच सी एन के साथ रिएक्शन है। ये रिएक्शन सिर्फ एच सी एन के साथ ही होगा। ठीक है, अब आप देखें, सी डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है सी एच थ्री, आपने वैसे ही लगा दिया, यहाँ लगा हुआ है सी एच थ्री, वैसे ही लगा दिया। डबल बॉन्ड ओ को ओ एच में कन्वर्ट किया और यहाँ लगा दिया सी एन। ठीक है, तो जो ग्रुप पहले से लगे हुए हैं दो साइड पे, आप उसे दो साइड पे पहले से लगा देंगे। डबल बॉन्ड ओ को ओ एच में कन्वर्ट करेंगे, और एक जो बाकी वैलेंसी बचेगी डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद, आप उसे सी एन में कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस। ठीक है, मैकेनिज्म इसका इंतहाई आसान मैकेनिज्म है। तो इसका मैकेनिज्म में स्टेप वन में पहले एच सी एन की हेट्रोलिटिक फिशन होगी। ठीक है, एच सी एन बॉन्ड ब्रेक। कैसे ब्रेक होगा जनाब? यू हैव एच एंड यू हैव सी एन विच इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस दिखाएंगे, और ब्रेक होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी, एच पॉजिटिव प्लस सी एन पे एक लोन पेयर लगाएंगे और नेगेटिव चार्ज भी लगाएंगे। ठीक है, सी एन नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज आप कार्बन पे भी लगा सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आप ओवरऑल भी लगा सकते हैं। टेक्निकली दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन। टेक्निकली देखा जाए तो ये कार्बन पर होता है, लेकिन हम सी एन नेगेटिव को सी एन नेगेटिव जैसे ओ एच नेगेटिव लिखते हैं, आपने बहुत कम उसे
HO नेगेटिव लिखा हुआ देखा होगा, हालांकि ऑक्सीजन पे होता है वो लोन पे, तो नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप इसको, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O वाला कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसपे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आप अटैक दिखाएंगे Cn नेगेटिव का, ठीक है। अब देखो ये Cn नेगेटिव जो है विद वन लोन पेयर, ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? ऑब्वियसली इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, सो इट अटैक अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये इस पे अटैक करेगा। और इस पे अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। देखिए, इस कार्बन पे जो दो चीजें पहले से लगी हुई हैं वो इस तरह लग जाएंगी, यहाँ आके अटैच हो जाएगा Cn, और ये जो ऑक्सीजन वाला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड था, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और O पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और से देखिए, Cn इज अ न्यूक्लियोफाइल, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाया और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब जब कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे ही रहा रहता तो कार्बन ने डबल बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट किए तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव। स्टेप 3, एंड विच इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस मैकेनिज्म, एज आई सेड कि देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ मेमोराइजिंग द मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म को एग्जाम के लिए तैयार करने के 3 स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज द अंडरस्टैंडिंग, आप पहले समझेंगे जो कि आप कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप मेमोराइज करेंगे और उसके बाद आप रीराइट करेंगे, ठीक है। टू स्टेप्स क्या हैं, लर्न, मेमोराइज एंड रीराइट। अगर आप लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, लेकिन उसे लिख के नहीं देखेंगे, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप कोई ना कोई चार्ज लगाना भूल जाएंगे। तो राइट इट डाउन मल्टीपल टाइम एंड देन यू बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट, वरना हमेशा आपसे गलती हो जाएगी। इसके ऊपर H पॉजिटिव बचा है, वो ऐड होना है। तो यस, दिस नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस H पॉजिटिव, सही है। और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, जो कुछ यहाँ लगा हुआ है, सॉरी, हमने तो ये एक जर्नल एग्जाम्पल ली है, दोनों यहाँ लगे रहेंगे। दिस विल कन्वर्ट इनटू OH और यहाँ आ जाएगा Cn, ठीक है बेटा। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे तो हम इस जनरल मैकेनिज्म को विल कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक एग्जांपल। तो आप, अब वैसे तो बहुत आसान है, जो भी ये जो ब्लैंक आपके पास दो स्पेसेस हैं कार्बोनाइल कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड पे, आप इन पे अपनी एग्जांपल वाली कोई भी चीज ऐड कर देंगे। अगर ये कीटोन होगा तो दोनों जाने आर ग्रुप लिख दीजिएगा, अगर ये एल्डिहाइड हो तो वन साइड आर ग्रुप होगा और वन साइड पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली we done with the nucleophilic addition reaction and that's it. And the last one is basically the nucleophilic substitution, very important not only for AS but also for A2। तो ज्यादातर जो AS लेवल पे मैकेनिज्म पूछे जाते हैं उसमें मोस्ट कॉमन इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फॉर श्योर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कोई एमसीक्यू हो सकता है, माइट बी अ 3 मार्क मैकेनिज्म एज वेल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विच इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ दिस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखेंगे कि एमसीक्यूज में ही पूछे गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मुझे एक छोटी सी बात आपको समझानी है, विच इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बन का जो कैटाइन बनता है ऑर्गेनिक में, दैट्स कॉल्ड द कार्बोकैटायन। उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री में याद रखिएगा
if you have any positive ion or any negative ion, the more the positive ion have a positive charge or a negative ion have a negative charge, the more reactive that ion would be. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो आयन उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा. एग्री? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो आयन उतना ज्यादा रिएक्टिव. रिएक्टिव के लिए सेकंड टर्म हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, अनस्टेबल. यानी अगर कोई पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वो उतना ही अनस्टेबल है और वो रिएक्ट करके कुछ ना कुछ और बनाना चाहेगा. ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि हायर द चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, द मोर अनस्टेबल द आयन वुड बी. ये बात जहन में रखेंगे. अब एक दूसरी की पॉइंट यहां याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं, नॉर्मली आर से रिप्रेजेंट कहते हैं. ठीक है? इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी ये जिसके साथ भी लगा होता है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है. ठीक है? यानी उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसे इलेक्ट्रॉन देता है. जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करते हैं. इसी तरह से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे आयन की तरफ पुश करता है. तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है? क्लियर? सो अगर हम बात करें तो द कार्बोकैटाइन जो हमारे पास बन रहा है, उस कार्बोकैटाइन की दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बोकैटाइन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर लगा हुआ है एक आर ग्रुप. द कार्बोकैटाइन कंटेन वन आर ग्रुप या नो आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप ना हो तो भी यही एग्जाम्पल है. ठीक है ना? क्लियर? अगर कार्बोकैटाइन पे दो हाइड्रोजन है या तीन हाइड्रोजन है, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द प्राइमरी कार्बोकैटाइन. ठीक है? द कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके ऊपर यू हैव टू हाइड्रोजन एंड वन आर ग्रुप या कोई भी आर ग्रुप ना लगाओ तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी कार्बोकैटाइन. इन अ सिमिलर वे, अगर इसके ऊपर दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, इट कुड बी सेम, इट कुड बी डिफरेंट आर ग्रुप. आर ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन चेन. And you have one hydrogen, then this is called primary carbocation. ठीक है? In a similar way, the carbon at which you have a positive charge, अगर उसके तीनों साइड पे R ग्रुप लगे हुए हैं, ये मैं R डैश और R डबल डैश लिख रहा हूं, आप इसे R1 R2 R3 भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. जस्ट ट्राइंग टू शो कि ये जो R ग्रुप यानी कार्बन की चेन है, नेसेसरी नहीं है कि ये एक ही जैसे यानी दोनों तरफ CH3 हो. इट कुड बी एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5. सॉरी, मैंने दोनों को प्राइमरी लिख दिया. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एंड दिस इज कॉल्ड टर्शरी. ठीक है? दिस इज कॉल्ड टर्शरी कार्बोकैटाइन. क्लियर? सो द कार्बन एट विच यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, हम उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन. ठीक है? और जो कार्बन जिसपे दो आर ग्रुप लगे हुए हों और एक हाइड्रोजन हो, सेकेंडरी, और अगर कोई हाइड्रोजन ना हो तो टर्शरी. ठीक है? अब मुझे बताइए, आर ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इस वाले में एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है टूवर्ड्स कार्बन. इन दिस वन यू हैव टू साइड्स एट पुशिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स कार्बन. और इसमें कितनी साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है? वन, टू एंड थ्री. तो किसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा? तो कैन आई से दैट द टर्शियरी कार्बोकैटाइन आर बेसिकली द लीस्ट पॉजिटिव एंड दैट्स वन गोइंग टू बी द मोस्ट पॉजिटिव, क्योंकि tertiary carbocations are attached with the three alkyl group that pushing the electron density towards carbon, making it less positive and more
स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? टर्शरी कार्बोकैटायन। तो हम यहाँ लिखेंगे alkyl groups push the electron density towards carbon, making it less। सर, बोले बेटा। आप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले टर्म समझा देंगे एक बार? हाँ, मैं लिख लूँ, फिर समझ। मेकिंग इट लेस पॉजिटिव एंड मोर स्टेबल। ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। देखो, कार्बोकैटाइन ना तीन तरह के हो सकते हैं। ऐसा भी कार्बोकैटाइन हो सकता है जिसपे कोई भी हाइड्रो आर ग्रुप यानी कार्बन की चेन ना हो। ठीक है। और तीनों साइड हाइड्रोजन हो। या ऐसा भी कार्बोकैटाइन हो सकता है जिसपे दो हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप हो। बोथ आर कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में दो आर ग्रुप होते हैं, अटैच होंगे। और टर्शरी कार्बोकैटाइन में तीनों तरफ कार्बन की चेन हो। आर ग्रुप की क्वालिटी ये है कि इट पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बन। जिसके साथ ही अटैच होते हैं ना, उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं। ठीक है। अब जब देखो, कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके उसके साथ तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं, मींस फ्रॉम थ्री साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ पुश हो रही है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज लेस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आर ग्रुप लगे हुए, आर ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो मेकिंग इट लेस पॉजिटिव। अब वो जब कम पॉजिटिव होगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यही बात हम ऊपर से पढ़कर आएंगे केमिस्ट्री में। जो आयन जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उतना कम स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो हमने लिखा कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन में ये इफेक्ट सबसे कम होता है। तो दे आर मोस्ट पॉजिटिव एंड लीस्ट स्टेबल। Tertiary cation least positive होते हैं due to the presence of three electron donating R group, and they are the most stable। ठीक है। ये सारा का और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन तो इनके इन बिटवीन हो गए। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन आर मोर स्टेबल देन द प्राइमरी बट लेस स्टेबल देन द टर्शियरी। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटाइन। जितने ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए होंगे, द कार्बोकैटाइन उतना कम पॉजिटिव होगा। ठीक है। और जितना बिल हो जाएगा, दिस इफेक्ट इसको इफेक्ट, क्योंकि इस इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है वो रिएक्शन की मैकेनिज्म की टाइप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने इतनी ज्यादा डिटेल आपको पढ़ाई है। ठीक है। और इसी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को हम आगे थोड़ा सा और लेके चलते हैं। सो अगर मेरे पास एक हैलोजन अल्केन है, लेट्स सपोज सी के साथ Cl लगा हुआ है, और अगर इसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक साइड पे आर ग्रुप है, या इसके तीनों साइड पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक साइड क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये कौन सा हैलोजन अल्केन कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हैलोजन अल्केन। और इसका जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन कहलाएगा। इन अ सिमिलर वे, अगर जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे क्लोरीन या कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, अगर इसके दो साइड पे आर ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएंगे टर्शरी हैलोजन, सॉरी सेकेंडरी हैलोजन अल्केन। बस ये याद रखो, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन होता है कार्बन पे, और टर्शरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता। इन अ सिमिलर वे, द कार्बन
एट विच क्लोरीन इज अटैच, अगर उसके तीनों साइड पे आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहलाते हैं टर्शरी हैलोजेनो अल्केन। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, टेक योर टाइम एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, so yes, we identified this one is the primary, secondary and tertiary. Let's do the mechanism, and before I move forward, I don't need this one, एंड इसके मैकेनिज्म्स की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ हैलोजेनो अल्केन यू हैव, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। द फर्स्ट वन इज बेसिकली कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म आपके पास होता है जनाब ओनली प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन में। ठीक है, ये मैकेनिज्म हमेशा याद रखिएगा, दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली, इसको हम SN2 क्यों कहते हैं ये भी पढ़ लीजिए। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर। अभी आपको आगे जाके बात समझ में आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इस मैकेनिज्म को करते हैं और फिर एथेन वन मैकेनिज्म करेंगे। देखिए एग्जांपल, CH3 Cl प्लस OH नेगेटिव एक्वस ऐड करेंगे, आप हीट करेंगे, सो CH3OH बन जाएगा प्लस Cl नेगेटिव अलग। You can see two reactant, two product, and the reactant is not an alkane, so it's an example of a nucleophilic substitution। ठीक है, और यहां पर ये बात आपको समझ में आ रही है कि दिस इज अ प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन, ये प्राइमरी है। सो जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट्स कॉल्ड द SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन है, तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म के लिए हमने बार बार लिखा है कि दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म को लिखने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आप एक स्टेप में दिखाएंगे कि आप सबसे पहले डिस्प्लेड फॉर्म में उस कार्बन को लिख देंगे जिस कार्बन पे आपके ऊपर हैलोजन अटैच है, एंड ये वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर। ठीक है, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन हो रहा है OH नेगेटिव के साथ, तो आप OH नेगेटिव का अटैक दिखाएंगे फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन वेयर यू हैव Cl नेगेटिव। देखो यहां से ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा OH नेगेटिव जिस डायरेक्शन में। अब यहां अगर CH3 लगा होगा तो भी आप मैकेनिज्म सेम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं है। एंड देन एक ट्रांजिशन स्टेज आपके पास आती है। मैं इस ट्रांजिशन स्टेज में ये शो कर रहा हूं कि आपके पास कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो मैंने ये दिखाया कि इस ट्रांजिशन स्टेज में डैश लाइन से ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बाकी क्या चीजें लगी हुई थी, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और इन्हें ऊपर नीचे शिफ्ट, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेज। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं होता। दिस इज अ पिक्चर इन बिटवीन द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान की एक पिक्चर मैंने आपको शो की है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है बेटा, अगले आगे जाएंगे और आप अब बोलेंगे कि भाई ओ एच का इस कार्बन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बन गया, सुकून आ गया, और सी एल नेगेटिव जो है वो अलग हो गया। ठीक है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिर्फ आपको की पॉइंट ये है कि ये बात याद रखने वाली है कि सिंगल स्टेप SN1 में नो कार्बोकैटाइन इज फॉर्म, नो कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो कार्बोकैटाइन बनता वो कौन सा बनता? वो बनता प्राइमरी, और प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्या है? बहुत लेस स्टेबल है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं होता। आई होप गुड पॉइंट इज क्लियर। SN2 मैकेनिज्म यहां पर कवर हो गया। कोई भी प्राइमरी हैलोजन अल्केन हो, यू हैव टू ड्रॉ दिस मैकेनिज्म। की पॉइंट ये है कि नो कार्बोकैटाइन इज फॉर्म, अ ट्रांजिशन स्टेज इज फॉर्म, और ट्रांजिशन स्टेज के बाद आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। इसे कॉपी कर सर लीजिए हमें मेरा। हमें हम्म। ट्रांजिशन स्टेज भी बनाना होगा। आपको ट्रांजिशन स्टेज बनानी होगी बेटा, इसके मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके आने एज इट इज, और कोई तब्दीली नहीं होगी इसमें। ठीक है, एंड वन मोर लास्ट थिंग एंड देन वी विल वाइंड इट अप। सेकंड SN2 मैकेनिज्म। सर अभी आपने SN2 पढ़ा है या SN1 पढ़ा है? मैंने SN2 पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। बहुत शुक्रिया। दिस इज ओनली इन टर्शियरी हैलोजन। ठीक है, इसको SN1 इसलिए कहते हैं कि हम इसको कहते हैं दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। मैं ऊपर कर लूं यहां पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये मैकेनिज्म हमेशा याद रखिएगा, कहलाता SN1 है, यूनिमॉलिक्यूलर है, लेकिन ये हमेशा टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दिस मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। पहले मैं समझा देता हूं कि मैकेनिज्म डिफरेंट क्यों होता है। देखो, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, एग्जाम्पल में हम बहुत एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कार्बन है जिसके 3 साइड पे CH3 लगे हुए हैं और एक लगा हुआ है क्लोरीन। इसका रिएक्शन वही OH नेगेटिव एक्वस के साथ आ रहा है। इट्स सेम रिएक्शन। ठीक है, आप इसे हीट कर रहे हैं तो CH3 थ्राइस C OH अल्कोहल बन रहा है, प्लस Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है। क्लियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हमने देखते ही पहचान लिया कि हमारा जो हैलोजन अल्केन है वो टर्शरी है। ये मैंने पहचानना आपको सिखाया। इस मैकेनिज्म को पढ़ाने में इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है कि हमें पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलोजन अल्केन कार्बोकैटाइंस के बारे में बताना पड़ता है। सही है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये एग्जांपल समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि दिस इज द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ क्लोरीन, इसके यहां भी R ग्रुप लगा है CH3, यहां भी R ग्रुप लगा है CH3, और यहां भी R ग्रुप लगा हुआ है। अब अटैक किसने करना था? OH नेगेटिव ने, जैसे ऊपर वाले मैकेनिज्म में अटैक हुआ। ठीक है, OH नेगेटिव बेचारा इसके ऊपर अटैक यहां से नहीं कर पाएगा। OH नेगेटिव कैन नॉट अटैक ऑन दिस कार्बन। कौन सा कार्बन? जो कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच टू वन साइड क्लोरीन, ये तो नेगेटिव है, यहां से तो अटैक कर ही नहीं सकता। ऑन दिस साइड यू हैव अ लार्जर R ग्रुप प्रेजेंट,
You have a larger R group present here and a larger R group present here. Can I say that the partial positive carbon is hidden in between or inside the larger bulky groups? So OH negative cannot attack on this one. ठीक है? तो हम यहाँ लिख देते हैं OH negative cannot attack on partial positive carbon due to the presence of larger bulky groups. Due to the presence of larger bulky groups. ठीक है ना? अटैक नहीं कर पा, इसी वजह से it undergo a different mechanism. So a different mechanism sequence is followed. ठीक है, तो एक डिफरेंट मैकेनिज्म सीक्वेंस फॉलो किया जाता है जिसे हम SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया। रीजन क्या समझ में आ रहा है? रीजन ये समझ में आ रहा है कि द कार्बन partial positive carbon is surrounded by a larger bulky group, so OH negative cannot attack on this one. So a different sequence is followed. The different sequence is called SN1 mechanism. ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये दिस मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। बहुत आसान सा है। स्टेप 1 में ये जो कार्बोकैटाइन आपके पास है विच इज C अटैच टू क्लोरीन फ्रॉम 3 साइड, ठीक है, एंड CH3 here। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इस कार्बन पे, इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप दिखाएंगे इस तरह, और आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन दिखाएंगे। तो आपके पास जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। CH3C, CH3, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कार्बोकैटाइन। और आपको नजर आ रहा है कि कार्बोकैटाइन एक टर्शरी कार्बोकैटाइन है विच इज वेरी स्टेबल। ठीक है, दैट्स वाई ये यहाँ पे रुकेगा। और स्टेप 2 में आपके पास एक जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ है C पॉजिटिव, CH3, CH3, इसके ऊपर अटैक कर लेगा OH नेगेटिव। अब तो आराम से अटैक हो जाएगा ना, क्योंकि अब आपके पास बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस एक साइड पूरा खाली हो गया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये इस पे बहुत फ्रीली अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद ये इस पे एड अप हो जाएगा। तो कार्बन यहाँ आ जाएगा OH, या CH3 here, CH3 here, and yeah, CH3 here, and that's how this mechanism get completed। ठीक है, अब की पॉइंट क्या याद रखिएगा? दिस स्टेप इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप, और ये आपके पास फास्ट स्टेप है। ठीक है ना? और आपको ये नजर आ रहा है कि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो इन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिमॉलिक्यूलर। यानी इसमें आप हेलोजन एल्केन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा बेटा, उतना ही ज्यादा आपके पास ये रिएक्शन जो है वो फास्टर होगा। सही है? सो एट दिस स्टेज वी डन विद द रिएक्शन मैकेनिज्म्स, और इन रिएक्शन मैकेनिज्म के कंप्लीट होने के साथ ही हमारे पास जो है वो वी डन विद द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज आई सेड मैनी टाइम, सेइंग इट अगेन, कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पहले गॉड से एक छोटा सा मैकेनिज्म, लेट सपोज आपने जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म रिवाइज करना शुरू किया, ठीक है, विच इज दिस वन। आप सबसे पहले इसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जनाब, एरोज ऐसे बन रहे हैं, इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। जब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे इसको लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसी इसी मेरे नोट से इसको दोबारा से कॉपी करेंगे।
मतलब मैच करेंगे, और जहां आपसे एरर हुआ होगा उस एरर को करेक्ट करके एक बार और लिखेंगे, आपका मैकेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है, इनिशियल रिवीजन जो मैकेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है वो आपके पास आ गया। इन अ सिमिलर वे, सो यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू रीराइट इट, मेक द करेक्शन, और फिर एक दफा और लिखना है। अगर इफ यू गोइंग टू रिवाइज दिस मैकेनिज्म बगैर मतलब लिखे अगर आप कोशिश करेंगे कि आपको रिवाइज हो जाए और आपको याद हो जाए, तो ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू डू इट बाय टुडे, आज के आज ही इन मैकेनिज्म्स को आपने रिवाइज करना है। और आई हैव अ सेशन विद यू टुमारो, तो कल आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। देयर इज नो पॉइंट कि सर मैकेनिज्म समझ नहीं आए, समझना आने वाली बात एज सच है नहीं। समझ में क्यों नहीं आएंगे? इफ यू कीप रीडिंग इट कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना? कोशिश करोगे कि तुम्हें क्लास के दौरान ही याद हो जाए, कभी समझ नहीं आएंगे। यू हैव टू सिट अलोन, अपने आप को अपने तरीके से समझाना पड़ेगा कि ओके दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक दफा खुद को समझाओ, राइट इट डाउन, नोट डाउन करो, होपफुली बात समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो डू लेट मी नो, लेकिन आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूज कि सर मैकेनिज्म्स नहीं हो रहा है, मैकेनिज्म याद नहीं हुआ है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू डूइंग दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद जब ये एल्केन्स में जाएंगे, तो मैं एल्केन्स में जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिखूंगा, तो आई लीव आई आई विल टेक अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल CH4 की नहीं होगी, मैं हो सकता है कोई और एग्जांपल लूं। उस एग्जांपल के लिए मैकेनिज्म के लिए स्पेस छोड़ेंगे, एंड यू हैव टू रीराइट द मैकेनिज्म देयर, वहां मैकेनिज्म दोबारा लिखना होगा। तो एक और रिवीजन आपको मैकेनिज्म का मिलेगा, एंड देन आई एम श्योर कि मैकेनिज्म याद हो जाएंगे। नॉर्मली बच्चों का कोई ऐसा फीडबैक नहीं आता मैकेनिज्म के लिए कि मुश्किल है या याद नहीं हो रहा है। नॉर्मली बच्चे जो है वो इससे मेमोराइज कर ही लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी डन विद द सेशन फॉर टुडे, एंड सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। कोई सवाल सर है? आपने हाँ। सवाल नहीं,